नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राज्य में चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होना है। पहले 2 चरणों का मतदान पश्चिम यूपी में होना है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी के कई बड़े नेता आज यहां मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलंदशहर में जनसभा की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में ज्वाइंट प्रेस वार्ता की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को घेरा। साफ है, पहले चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चरम पर है। पश्चिमी यूपी में मतदान से पहले सभी बड़े नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। यूपी में बीजेपी की कमान अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में दिख रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को अमित शाह बुलंदशहर में थे। यहां उन्होंने अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीराबाद में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सीएम बनने वाले हैं। आज यूपी में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वह बहन बेटियों को छेड़ सके। समाजवादी पार्टी ने माफियाओं को सिर पर बैठा रखा था। योगी सरकार में यूपी के गुंडे माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। 5 साल में प्रदेश से माफिया पलायन कर चुके हैं। वैसे बीजेपी जहां सपा पर हमलावर दिखाई दे रही है, तो वहीं आरएलडी पर सीधे प्रहार करने से बच रही है। इसकी एक बानगी अमित शाह के भाषण में भी देखने को मिली। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए शाह ने कहा कि जयंत बाबू किसके मुगालते में हो, जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता है, वह आपकी क्या सुनेगा। शाह ने कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो तीसरे दिन ही जयंत बाबू अलग हो जाएंगे। जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा। बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। उधर खराब मौसम के बीच भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा में पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे। यहां नौगावा सादात के जब्दा गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को मतदान नहीं करना बल्कि यूपी का भविष्य तय करना है। उन्होंने कहा कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस में भ्रष्टाचार रहा। उनके मंत्री जेल तक गए, लेकिन अगर बीजेपी पर कोई भ्रष्टाचार साबित कर देगा तो वो राजनीति छोड़ दे। चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बराबर किसी न किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। यहां तक कि इनके मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी में संकल्पों के मुताबिक काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी की मार झेल रही है। पिछले 2 साल से कोरोना का पूरी तरह दुनिया पर साया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कोरोना का डटकर सामना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटी। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 6 से 7वें स्थान पर थी। 70 साल में जो काम नहीं हुआ वह मात्र 5 साल में ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 2 पर लाने में कामयाब हुए। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जबकि बुलंदशहर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट पीसी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत ने कहा कि सीएम योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। जो नफरत फैलाए, जो खाई पैदा करे, वो देशभक्त कैसे हो सकता है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में MOU साइन हुए थे, लेकिन कहीं बड़ा कारखाना नहीं लगा। ये 3 लाख करोड़ का झूठ है। 3 आने का झूठ या 2 आने का झूठ कहावत है, ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो MOU साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ। हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा, और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों से यूपी विधानसभा का सियासी रण शुरू हो जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम यूपी के 14 जिलों की 71 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन तब किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं था। मुद्दा था कैराना से हिंदुओं के पलायन का। बीजेपी ने इस मुद्दे को बखूबी भुनाया और पश्चिम में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में सियासी समीकरण काफी बदल चुके हैं। पश्चिम यूपी की 70% आबादी खेती और किसानी से जुड़ी है। यहाँ बड़े काश्तकार और किसान हैं। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से नाराजगी का फायदा बाकी दल लेना चाह रहे हैं। पश्चिम यूपी में जाट करीब 17% है। 45 से 50 सीट ऐसी है जहां जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जाट कहीं इस बार बीजेपी से दूर न हो जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। ऐसे में 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राज्य में चुनाव के लिए 10 फरवरी से 7 चरणों में मतदान होना है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से चल रहे हैं वो इस सियासी सरगर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम यूपी में राजनीतिक पार्टियों का कितना फोकस है और किस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इसका भी आज जिक्र होगा। और जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में जो दमखम दिखाया जा रहा है वो दमखम किसके फेवर में जाएगा, इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। अमन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है जो कि स्पोक पर्सन है RLD के। विवेकानंद पाठक जी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर कौशल मिश्रा जी आपसे ही है। कौशल जी, क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया और क्यों इस मसले को सार्वजनिक तौर पे उठाया गया कि अखिलेश यादव जब अपने परिवार की नहीं सुनते, जब वो अपने पिताजी की नहीं सुनते, अपने चाचा जी की नहीं सुनते, तो फिर वो क्या जयंत बाबू की सुनेंगे? ये बता के क्या साबित करना चाहते हैं अमित शाह? ये बता के अखिलेश यादव जी के कैरेक्टर को साबित किया जाता है कि वो जब अपने घर के ना हुए, परिवार के ना हुए और अपने पिताजी के ना हुए, उनके पिताजी का भी अगर पुराना स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो उन्हीं का स्टेटमेंट था कि जो बेटे का, जो बाप का ना हुआ वो क्या देश का क्या होगा। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। और अगर उनके पिताजी ही ऐसा बयान देते हैं और उसके बाद ये तो सिर्फ एक बताने का तरीका हुआ अपने बाकी साथियों को बताने की, चूंकि RLD पहले हमारा अलायंस है, अब वो छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अपने साथी को बताना, जताना, इन्फॉर्म करना हर साथी का फर्ज होता है। तो इसमें एक नॉर्मल राजनीतिक वक्तव्य है, इसको इतना बड़ा बना करके देखने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ये एक नॉर्मल राजनीतिक स्टेटमेंट है और जो सच्चाई है, जो फैक्ट नहीं, RLD के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों सर? क्योंकि जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं सपा पे
आरएलडी के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? बात आरएलडी की नहीं है, बात सारे प्रदेश की जनता की है, गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, वंचित, पिछड़े, शोषित आदमी, हर आदमी की बात है, सबकी बात है। और जो आदमी ये कहता हो कि राम भक्तों के बारे में अगर देखा जाए, हिंदुओं के बारे में जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है, तो ऐसे आदमी के बारे में बताना, राजनीति में बताना जरूरी है ना। जब तक जनता को पता नहीं चलेगा कि वो असलियत में क्या है, वो वोट लेने में डिसीजन लेती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आरएलडी के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? आरएलडी पे तो उतने, आरएलडी के लिए देखिए, हमारे लिए सारा विपक्ष है, हम अपनी पॉलिसी की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आरएलडी ने कभी स्टेट लेवल पे राज नहीं किया है, कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो हमेशा सहयोगी पार्टी रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम उसके बारे में कुछ बोल सकें या हम उनके काम के बारे में कुछ गलत बता सकें या सही बता सकें। हम काम की समीक्षा उसी की करते हैं जिसकी सरकार होती है, जो मेजोरिटी में होता है। जैसे हमारे काम की समीक्षा हो सकती है, बसपा के काम की समीक्षा हो सकती है, सपा के काम की समीक्षा नहीं। ये आप लोगों को दर्द है कि आरएलडी आपके साथ नहीं है, आज सपा के साथ है, कभी आपके साथ हुआ करती थी। तो ये तो नॉर्मल राजनीतिक व्यवहार है ना कि आपको अपने पुराने एलाई जाते हैं तो अफसोस होता है, नए आते हैं तो अच्छा लगता है, ये तो नॉर्मल नहीं। लेकिन ये अफसोस कैसा सर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो दंगाई लड़के कहकर कहा जाता है कि एक दंगाई लड़के हैं, दो दंगाई लड़के, उनको दंगाई लड़के कह देते हैं। आप कहते हैं कि जो हमारे अलायंस में थे वो जब दूर जाते हैं तो दर्द होता है, वो दर्द योगी आदित्यनाथ को नहीं होता क्या? दंगाई लड़कों की अगर आप बात करते हैं तो दंगाई लड़के इसलिए कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो आरएलडी की बात कर रही हूँ। दंगाई लड़के मतलब आप उनको इस तरह से क्यों ले रहे हैं कि मतलब आरएलडी के लड़के? नहीं, दो दंगाई लड़के कौन, किसका जिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? मैं बताता हूँ, आप नाम सुनना शुरू कीजिए, नाहिद हसैन, अभय सिंह, रफीक अहमद। नहीं, दो दंगाई लड़के आए हैं, एक ने दिल्ली में बैठ के, दूसरे ने उत्तर प्रदेश में बैठ के, और इनके जो 10 मार्च आने दो, इनकी गर्मी कम कर दी जाएगी। मैं तो सर उनका जिक्र कर रही हूँ। वो दो दंगाई लड़के कौन है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया? और अब आप लोगों को अफसोस क्यों है कि आपके अलायंस में जो थे वो दूसरे दल के साथ है? कोई चीज नहीं है, अफसोस जैसी कोई चीज नहीं है। राजनीति में हर आदमी चाहता है कि उसकी पार्टी बड़ी हो, उसका समर्थन बढ़े, इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है, ये स्टेटमेट दिया गया है। मैं सर ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना विरोधाभास क्यों है भाजपा के नेताओं के बयान में? जी, विरोधाभास क्यों है सर? कोई विरोधाभास नहीं। आप बताइए कैसे विरोधाभास है? जो दंगाई है उनको दंगाई कह रहे हैं, जो अपराधी उनको अपराधी कह रहे हैं। नहीं तो आप मानते हैं कि आरएलडी प्रमुख दंगाई हैं? आप मानते हैं सर? ये तो किसी के लिए नहीं कहा गया। ये तो किसी के लिए नहीं, अखिलेश जी के लिए कभी ये नहीं कहा कि वो दंगाई है। हाँ, वो दंगाइयों को टिकट देते हैं, वो दंगाइयों का समर्थन करते हैं, वो अपराधियों को टिकट बांटते हैं। इनके बारे में तो मैं सिर्फ एक छोटी सी शायरी बोलूंगा, इस सिरे से उस सिरे तक सब तरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है तो कोई फरार है। तो इनकी पार्टी में जितने भी नेता दिए गए हैं, जितने भी टिकट दिए गए, सब इसी प्रवृत्ति के हैं। तो इसके बारे में और क्या डिस्कस करें? जिक्र अभी आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, कह रहे कि दंगाई लड़कों का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो एक हत्या करा रखा था लड़का, दूसरा दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहा था, इस तरह का जिक्र हुआ। खैर, लेकिन अब उनका कहना है, अब योगी आदित्यनाथ तो अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जो शख्स अपने चाचा की और अपने पापा की नहीं सुनता, वो क्या जयंत चौधरी की सुनेगा? कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी जब साझा रूप से निकल रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कल पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, जो जन सैलाब आज सड़कों पर आ गया है। मैं आपको मैं भी बार बार कह रहा हूँ, ये जो 2022 का चुनाव है किसी राजनीतिक दलों के बीच में नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव जनता ने हाथ में ले लिया है। और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो किसान बेल्ट है उसमें अभी किसान को जो उन्होंने जातियां करी है, जो 700 हत्याएं उन्होंने करी है, जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं, उनको अभी भूला नहीं है, उसके मरहम भूले नहीं है। ये लोग हमेशा
इनका एक फैक्टर रहा है नेहा जी। अगर आप इनके इतिहास को उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को उठाएंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी करते हैं। जब ये देख रहे हैं कि जनता इनके हाथ से निकल चुकी है, किसानों ने तय कर लिया, इनकी विदाई का तय कर लिया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आज इनमें झगड़ा लड़ाया जाए। ये झगड़ा लड़ाने वाली पार्टी है, ये झगड़ा लड़ाती है पार्टियों के बीच, झगड़ा लड़ाती है लोगों के बीच में, और ये व्यक्तिगत जीवन के प्रश्नों को भी जानबूझ के लाती है। जब इनके हाथ में से निकल गई है सत्ता, और जो लोग देख लिया कि जन सलाह माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के साथ है, तब ये इनका नया शिगुफा है। और 10 मार्च को भी मैं आपके साथ को भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को भी आप बुलाइएगा, इनके साथ डिबेट पर बैठूंगा। और एक इनको बात बता दूं, इनकी विदाई तय हो रही है। नया सत्ता की आपने बात की, हमेशा कह रहे हैं कि सत्ता तो हमारी है, लेकिन एक बार के लिए गलती से अगर सपा और आरएलडी की सत्ता आ भी जाती है तो जयंत चौधरी 3 दिनों में ही अलग हो जाएंगे। अमन जी, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ बीजेपी और जो इनकी स्टेट बीजेपी है और सेंट्रल बीजेपी है, ये आपस में इस चुनाव में डिवाइडेड लग रही है। योगी जी के कुछ और बयान आते हैं और जो इनकी स्टेट लीडरशिप है उनके कुछ और बयान आते हैं। और अमित शाह जी जो कि इनके पार्टी के और इनके जो समर्थक है उनको चाणक्य की भूमिका में बताते हैं, मुझे तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जो मोहल्ले की आंटियां होती हैं जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ दूसरे की परिवार पे होती है। आप अपने बारे में अपने रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे। पश्चिम यूपी की बात करें अगर, तो वहाँ गन्ना किसान की इतनी दिक्कतें, आप किसानों की देखिए इतनी दिक्कतें हैं, रोजगार की इतनी दिक्कत है। और मैं आपको नेहा जी यहाँ बताने चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 58 सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 55 सीट हमारा रालोद और सपा की जो गठबंधन है वो जीत करके आएगी। इसी से ये बौखलाए हुए हैं। कल आपने देखा जो माननीय अखिलेश जी और माननीय जयंत जी उनका रोड शो हुआ, उसमें इतना जनसैलाब था, पूरी वहां पर जनता सड़क पर थी उनके अभिवादन करने के लिए। उससे ये बौखलाए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करें तो करें क्या। आखिरी जो 14 में जब ये जीते या 17 में जो ये जीते, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करके जीते। लेकिन आज वहाँ का यूथ, वहाँ का जो बुजुर्ग है, जो किसान का मेरा वर्ग है, और 36 बिरादरी, मैं सिर्फ जाटों की बात नहीं करने बैठा हूँ, मैं वहाँ पर त्यागी, गुजर, बनिया, जाट, मुस्लिम और जो हमारे जाटो भाई हैं, कश्यप भाई हैं, वो सब इस चीज को मन बना चुके हैं कि अगर हमारा भविष्य कहीं सुरक्षित है तो इस गठबंधन की सरकार में सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने देख लिया है, उन्होंने देख लिया 700 किसानों की शहादत, उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं किसानों से। और अभी देखिए ये वादा खिलाफी कर देंगे अगर हम इनको सरकार से नहीं हटाएंगे। सिर्फ इन्होंने अपना जो 3 काले कानून है इन्होंने हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ इस डर से किया है कि कम से कम 5 राज्यों में चुनाव झेलने हैं इनको। और उन 5 ठीक है कौशल जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद विवेकानंद पाठक जी का रुख करूंगे। देखिए, जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक हो गई थी, वो ध्रुवीकरण चली गई थी। नहीं, उस जनता ने उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट दी थी, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा बहुमत 325 को पार किया था एनडीए सरकार ने। तो वही बहुमत दोबारा आएगा। आप बात सर, वो सीटें क्या खिसकती हुई दिखाई दे रही है क्या? इसलिए जयंत चौधरी की याद आ रही है क्या आपको? देखिए, जयंत चौधरी जी की कोई याद नहीं आ रही। अगर आप ये बात करना चाहती तो हमें किसी की कोई याद नहीं आ रही है। हम सिर्फ अपना काम बता रहे हैं और विपक्ष की कमियां गिना रहे हैं। और काम में अगर जो किसानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार एक पहली ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिसने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। क्या समाजवादी पार्टी ने किया था? क्या बसपा ने किया था? नहीं किया था। अगर किसान सम्मान निधि देने की बात करते हैं, 6,000 सालाना। ठीक है विवेकानंद पाठक जी, क्या कांग्रेस को ये पता है कि उसकी स्थिति क्या है, इसलिए आप हथियार डाल दिए हैं क्या? जो 2 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाए सर? विवेकानंद पाठक जी, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं और आपके सवाल को भी सुन रहा हूं, और इसीलिए बड़े दुख और के साथ कहना चाहता हूं, सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, इस तरह का परसेप्शन चलाना आप लोग कब बंद करेंगे? इस तरह का नैरेटिव चलाना आप लोग कब बंद करेंगे? पहले मैं आपका रिपोर्ट भी देखा, आपकी मीडिया चैनल का। उस रिपोर्ट में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है क्या? ये कौन सा नैरेटिव आप लोग चला रहे हैं? किसके कहने पे ये एजेंडा चला रहे हैं? और दूसरी चीज रही बात आपके सवाल की, कैसे आरोप आप लगा रहे हैं? ये आप आरोप कैसे लगा रहे हैं सर? अगर कोई एजेंडा ही चलाया जाता तो आपको क्यों बुलाया जाता?
इस बात को समझिए ना। देख लीजिए ना। नहीं आप बताइए ना। नहीं आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? पहले तो आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ रहे हैं, एपीएन पे बैठ रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम एजेंडा चला रहे हैं। आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। विवेकानंद पाठक जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए। मुझे नहीं बैठना है, मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए कि हम कोई एजेंडा चलाते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे मत करिए प्लीज। हथियार रख दिया, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। नहीं क्यों? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए ना। नहीं आप बताइए ना, आप बताइए। रिपोर्ट देखिए, आप बताइए रिपोर्ट क्या देखूं सर? आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या? आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या विवेकानंद पाठक जी? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है आपके चैनल पर बैठने का। आप अपनी रिपोर्ट देख लीजिए। मैंने अपनी रिपोर्ट देखी है, मैंने अब सब कुछ देखा है। आप मुझे आप सवाल का सर जवाब दीजिए। मुद्दे पे आइए सर विवेकानंद जी, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। रही बात आपके सवाल की, तो आपका सवाल भी ये गलत है। किसने कहा कि घुटने टेक दिए हैं? यदि आप जवाब दीजिए ना कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कहाँ हैं, हम कैसे करेंगे, बताइए। आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप मेरे सवाल को गलत बता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के सामने आप सरकार के सामने आप लोग सवाल नहीं कर पाते। नहीं आप मुझे बताइए ना कि अगर आप अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं तो ये सवाल नहीं पूछूं क्या मैं? तो ये सवाल आप पूछिए ना। नहीं पूछूं? क्यों नहीं उतार रहे आप अपने प्रत्याशी? आप ये घुटने टेकने का क्यों कह दिया? नहीं आप बताइए ना। घुटने टेक दिए, आप ये पूछिए कि 2 जगह प्रत्याशी नहीं। आप मुझे बताएंगे मुझे क्या पूछना है? सर आप मुझे नहीं बताएंगे। विवेकानंद पाठक जी, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए, आप मुझे सवाल नहीं बताएंगे। आपका सवाल का तरीका सर आप मुझे सवाल नहीं बताएंगे। आपका सवाल ये आप मुझे सवाल नहीं बताएंगे विवेकानंद पाठक जी। नहीं उतारा, उसका रीजन क्या है? पूछिए, बताइए ना। आप बताइए, डिफेंड करिए। आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, कैसे प्रवक्ता है आप? आप कैसे कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए? आप नहीं करेंगे कि घुटने टेक दिए? नहीं तो आप मुझे बताएंगे, मुझे सवाल क्या पूछना है? नहीं तो आप कहेंगे कि घुटने टेक दिए। विवेकानंद पाठक जी देखिए, मेरा वक्त है बहुत कीमती। मुझे क्षमा चाहते हैं। नहीं ठीक है। अगर आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अपनी पार्टी को तो ये आपकी प्रॉब्लम है सर। डिफेंड हमें करने आता है। आप हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं, आप हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं विवेकानंद पाठक। आपका सवाल गलत है। आप मुझे नहीं बताएंगे मेरा सवाल गलत है या सही है। आप मेरा कीमती वक्त खराब मत करिए। अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है सर। मैं एकदम बिल्कुल मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल मैं सर, जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है। बिल्कुल विवेकानंद पाठक जी, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं सर। आप हम पे अनगढ़ आरोप नहीं लगाएंगे विवेकानंद पाठक जी। ये ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये ऐसे नेता है जो ये नहीं बता रहे कि आप धरातल पर कहां हैं, और आप हम पे आरोप लगाएंगे। आप हम पे आरोप लगाएंगे सर? सोचिए, आप सोचिए पहले कि आप क्या बोल रहे हैं। आप मेरे सवाल पे उंगली उठा रहे हैं, आप हम नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगा रहे हैं। सर हम कौन सी पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम किससे सवाल नहीं पूछते? आप बताइए, क्या मैंने सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा? नहीं, आप किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं? आपको क्या हक है इस तरह के आरोप लगाने का? आप एपीएन पे बैठ के सर आप अक्सर आते हैं विवेकानंद पाठक जी, आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं। आता हूँ, सुन लीजिए, विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए। आपका जो सवाल होना चाहिए था नहीं होना चाहिए कि 2 सीट पे आप कह रहे कि घुटने टेक दिए। मैंने घुटने नहीं टेकने वाली शब्द इस्तेमाल किया, मैंने कहा हथियार डाल। आप सुन नहीं पा रहे सर, आपकी बौखलाहट इतनी है, इतनी बौखलाहट है आपकी बौखलाहट इतनी है विवेकानंद पाठक जी। आप कहीं अपनी पार्टी को स्टैंड नहीं कर पा रहे। यूपी में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल छोड़ के चले गए, तमाम नेता आपको छोड़ के चले गए, जिनके चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे। आप मुझे बता रहे हैं कि मेरा सवाल क्या होना चाहिए? नहीं मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने का क्या मतलब है? इसमें किस तरह से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने की बात हो रही है, जाटलैंड की बात हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता साथ ही साथ और तमाम नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है यहाँ पर कि आखिर जाटलैंड किसके पाले में जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौशल जी, अगर हम 2017 की बात करें तो यहां पर 58 सीटों में से 52 सीटें आपने जीती थी, तो एक बड़ा आंकड़ा आपके साथ था, जाट आपके साथ थे। लेकिन सर अब परिस्थितियां बदली हुई है, अब समीकरण भी बदले हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब ये पश्चिमी यूपी को साधना कितना महत्वपूर्ण है और कितना चुनौती भरा है? क्योंकि किसानों की नाराजगी भी अभी खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है।
देखिए, जाट लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो जाटों के दो कैरेक्टर होता है, एक जय जवान और जय किसान, दोनों सबसे ज्यादा जाटों में से आते हैं। तो वो अपने आप देश प्रदेश का वो जाट लैंड अपने आप डिसाइड करेगा कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है देश का विकास, क्या वो चाहता। मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई टोके ना। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज देश की दूसरी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन गया है। आप ये देखें कि हम अभी तक का पूरे देश का सबसे बड़ा बजट 6 लाख करोड़ का हम बजट पेश कर चुके हैं। आयुष्मान भारत के थ्रू आप देखिए 5 लाख का बीमा हम दे रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को शौचालय बना करके दिया हुआ है। 1.67 करोड़ में परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया है। गोरखपुर रायबरेली में हमने एम्स बना के दिया हुआ है। 30,000 ग्राम पंचायतों में नल से जल दिया हुआ है। हमारी जो लाभार्थी लोग हैं जिनको ये समझिए, जब से कोविड की महामारी आई है तब से करीब 2 साल से ज्यादा हो गया है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा गरीबों का संरक्षण देने वाली एक भी सरकार नहीं आई। उसके साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखें, जाट एक स्वाभिमानी होता है, भारतीय होता है, और वैश्विक स्तर पे देखें जिस तरीके से इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू 14 रैंक ऊपर आ गई है, विश्व में एक लीडर की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। तो मुझे इस बात का इन कामों से यकीन है कि भारत का जो जाटलैंड है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स करें, लेकिन कोई जाटों का ठेकेदार नहीं हो सकता। जाट इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन इस पे लेंगे कि उनके लिए कौन अच्छा है, प्रदेश के लिए कौन अच्छा है और देश के लिए कौन अच्छा है। ठीक है। अब भुवन जोशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जी जाट तो नाराज है और उनका जो वोट है वो हमारे साथ आएगा, क्योंकि आपने जयंत चौधरी को अपने पाले में कर लिया, यानी कि गठबंधन कर लिया। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो समीकरण है बदले हुए हैं, जीत आपकी पक्की है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, हमारे साथी मित्र कह रहे थे कि जय जवान जय किसान, लेकिन इसी देश में, इसी प्रदेश में सुना है तो वो कह रहे थे किसानों को आतंकवादी, इन्हीं के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पर, आतंकवादी उनको कह रहे थे, पाकिस्तानी उनको कह रहे थे, खालिस्तानी उनको कह रहे थे, मवाली उनको कह रहे थे, उनके सांसद कह रहे थे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी उस थार की धार को प्रदेश भूला नहीं है जो उनके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को चला रहा था। ये उसी का नतीजा है जो आज उनको दिखाई दे रहा। जन सैलाब सड़कों पर आ गया, माननीय अखिलेश यादव जी के, माननीय जयंत चौधरी जी के आज साथ में जो जन सैलाब सड़कों पर 11, 12, 1 बजे तक 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे उनकी नींद उड़ी हुई है। और ये चुनावी मौसम में ही जय जवान जय किसान कहते हैं, बाकी टाइम में देश में, प्रदेश में पूरा देखा हुआ इनका क्या रवैया रहता है। और ये गठबंधन नौजवानों का गठबंधन है, किसानों का गठबंधन है, और देश के पिछड़े अगड़े जितने लोग हैं उनका गठबंधन है। ये गठबंधन सरकार बनाने में, निहाल जी मैं बहुत गंभीरता से आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार बनाने जा रहा है। और आप देखेंगे 10 मार्च को आपके डिबेट के चैनल में बहुत ही विश्वास के साथ, ये जनता के विश्वास के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में है। कौशल जी, क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किसानों का इस्तेमाल किया जाता है, जाटों का इस्तेमाल किया जाता है क्या? जिस बात का जिक्र अभी, मैं 2 चीजों का जवाब देना चाहूंगा। एक, जो इन्होंने कहा कि उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। नेहा जी, आप देखिए, जो आतंकवादी लाल किले पे झंडा उतारता है, तिरंगे का अपमान करता है, उसके साथ आज जाट भी नहीं खड़ा है, वो आतंकवादी है। जो खालिस्तानी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो खालिस्तानी हैं, जो देशद्रोही इसमें इन्वॉल्व थे वो देशद्रोही हैं। अगर अब तो यह ओपन ट्रस्ट है ना कि ISIS मिल करके इसके प्लान को करने की कोशिश कर रहा था, ठीक? तो अगर नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कर रहा था, उस टाइम आपने कह दिया कि कर गया, ISIS ने इसको हैक कर लिया, तब तो आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था जितने लोग हैं ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी है, ये लोग खालिस्तानी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जो किसान है वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है। नहीं, तो किसानों की बात नहीं की गई थी, यही तो मिसलीड करने की कोशिश की जा रही। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ। जो लाल किले पे चढ़ता है, झंडे का अपमान करता है, भारत का अपमान करता है, जो पुलिस वालों पे जीप चढ़ाता है, उनके ऊपर पथराव करता है, उनके ऊपर गोलीबारी करता है, वो अपराधी था,
वो खालिस्तानी था, वो आतंकवादी था। किसान के लिए कभी नहीं बोला है, किसी भी लीडर ने नहीं बोला। नहीं सर, बीजेपी नेताओं ने ये बात नहीं कही क्या? सारे बिजनेस उठा करके देख सकते हैं। और जो एक दुखद घटना की बात कर रहे हैं, आज इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उसका जो अपराधी है वो मंत्री का बेटा होते हुए आज जेल की सलाखों के पीछे है। अपराधी जेल के पीछे है, चाहे हमारा अपराधी हो चाहे आपका अपराधी हो। अपराधी है, उसमें कोई जात धर्म नहीं होता है। वो हमने देखा अपराधी कैसे क्रिकेट खेल रहा है, बल्ला पकड़ करके बैटिंग कर रहा है। वो तो इसका जवाब उतार दूंगा किसानों को। वो भाषा किनकी थी? नेहा जी, इन्होंने जितना किसान कौम को प्रताड़ित किया, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का घर खाली करा करके उनका सामान सड़क पे उतारने का काम किया। इन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी आंदोलन में, उसके बाद आंदोलन वापस लिया। और इतनी संवेदना नहीं कि एक ट्वीट कर दें, इतनी संवेदना नहीं कि एक ट्वीट कर दें, एक छोड़ दीजिए रही है। और आज इनको जान याद आ रहा है, आज इनको किसान याद आ रहा है। पार्टी के नेताओं से जो आप कहते हैं जातों से हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं आपके। यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि अब पश्चिम यूपी कहाँ जाएगा, किसके खाते में जाएगा और यहाँ से जीत आखिर किसको मिलेगी? क्योंकि पिछली बार यानी कि 2017 में भाजपा पश्चिमी यूपी का दिल जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन ऐसे में अब कौशल जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी पांडे जी भी कर रहे थे, भुवन जी ने भी किया, कि कानून व्यवस्था की आप लोग बात करते ही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो गेंदबाजी करते हुए, बैटिंग करते हुए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है सर, वो जो अपने आप में एक सवाल खड़े करती है। आप ये देखिए कि अगर हम बात करते हैं, हमने एक अपराधी को अरेस्ट किया है, जैसे 2 अपराधी हैं गुड्डू और पप्पू, हमने गुड्डू को अरेस्ट किया जगह पप्पू को नहीं किया, पप्पू को अरेस्ट किया तो गुड्डू को अरेस्ट नहीं किया। अरे नंबर सबका आएगा साहब, चिंता न कीजिए। उनका भी नंबर आएगा जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनका भी नंबर आएगा जो फुटबॉल खेल रहे हैं, और उनका भी नंबर आएगा जिनको गर्मी चढ़ी हुई है, सबका नंबर आएगा। नहीं, ये क्या धमकी दे रहे हैं? एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी धमकी देते हैं 10 मार्च को सबकी गर्मी निकलेगी, ये क्या है सर? नेहा जी, अपराधियों की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है। और अपराध के लिए मैं बता दूं, 15,000 करोड़ की जमीन को जो अपराधियों का कब्जा था उसको छुड़ा करके उसके ऊपर गरीबों के लिए मकान बने हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लोगों आतंकवादियों और अपराधियों की तस्वीर चौराहे पर लगा करके उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और अगर हम कंपेयर करें, 45,000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 4,000 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं, 140 से ज्यादा अपराधी को एनकाउंटर में मारा गया है। आप ये समझिए, डकैती हुआ, लूट हुआ, हत्या हुआ, बलवा हुआ, अपहरण हुआ, इन सभी तरह के अपराधों में करीब 50 से 45% की कमी आई है। और सबसे बड़ा अपराध महिला के ऊपर जो होता है, अमन पांडे जी, उसमें 33% की कमी आई है। अमन जी, इतना अच्छा अपराध का कभी किसी अच्छा अपराध क्या होता है? आप ये समझिए, हम उस अपराधी की बात कर रहे हैं और अपराधी को। ठीक है अमन पांडे जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सर सियासी समीकरण बदले 2017 में, 2019 में, या फिर 2014 की भी हम बात करें तो भाजपा ने अच्छे खासे नंबर हासिल किए पश्चिम यूपी में। अब क्या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन है उसके बाद एक बार फिर से आपके पक्ष में माहौल बना है? तब तो जयंत चौधरी भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए थे। देखिए नेहा जी, चीज क्या है, बीजेपी तभी सक्सेसफुल है जहां पर पोलराइजेशन की राजनीति कर ले गए। और अब आप देखेंगे कि इनका पोलराइजेशन धीरे धीरे फेल हो रहा है। नवयुवक, किसान, हर वर्ग ये समझ चुका है कि इससे कोई फायदा किसी को नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं रोजगार की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहां से निकलते हैं। इन्होंने कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर दिया वहां पर। वहां के लोग भर्ती, पुलिस भर्ती, सेना भर्ती में बहुत एक्टिवली जाते हैं। इतनी भर्ती ले ली इन्होंने वहां पर। तो सवाल अब इसका है, गन्ने की पेमेंट का सवाल है, खेती किसानी का सवाल है। लेकिन अब ये चीज वो लोग वहां समझ चुके हैं। और हमने भी, हमारे दल ने भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। हमने भाईचारा जिंदाबाद नाम से, आपको शायद पता भी होगा, हमने हर जिले में जाकर के एक कार्यक्रम किया जिसमें हमने हिंदुओं को भी समझाया, मुसलमानों को भी समझाया कि अब साथ आ जाओ, इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और दोनों पक्षों ने इस बात को माना। और आज उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं सिवाल खास में सपा के सिंबल पर एक मुसलमान कैंडिडेट मेरे ख्याल में चुनाव लड़ रहे हैं, और उसको चुनाव लड़ाने का काम वहाँ की जाट बिरादरी कर रही है। इसको हम भाईचारा बोलते हैं। ये इनकी आंखों में खटक रहा है, ये अमित शाह की आंखों में खटक रहा है। जो कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई है, जो समझाने की कोशिश की गई है, भुवन जी क्या लगता है
कि जाट मुस्लिम एकता को एक बार फिर से बहाल कर पाएंगे? क्योंकि जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हुआ वो तो ये देखा गया कि सर जो हालात है वो काफी खराब हो गए थे और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। लेकिन अभी पांडे जी कह रहे कि समझाने की कोशिश फिर से की गई। मैं चौधरी चरण सिंह जी का ये नहीं मानता वो जाटों के नेता थे, पूरा देश के किसानों के नेता थे। उनका अपमान अगर किसी ने करने का काम करा, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के माननीय अजीत सिंह जी है कहते थे कि उनकी जी पर म्यूजियम बने, संग्रहालय बने, का उनको सम्मान मिले। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि उनका अपनी कोठी को खाली करना पड़े। देश के लिए लड़ने वाले व्यक्ति, देश के किसानों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति, ये कितना भारतीय जनता पार्टी जाटों का सम्मान करती है, किसानों का सम्मान करती है, और इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है इस बात से पता चल जाता है। दूसरा, मैं आपके मुद्दे पर चाहता हूँ, मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है, त्योहार जो आज में आपको दिखाई दे रहा है, यही दिक्कत सबसे केवल भारतीय जनता पार्टी का है। इनका चुनावी रंग देने का एजेंडा है, जो इनकी हेट पॉलिटिक्स है वो खत्म हो गई। यही ये दिक्कत है। इनको दिक्कत इसी से कि हिंदू लड़ जाए, मुसलमान लड़ जाए, भारत पाकिस्तान, ये इनके नारों पे अब। ठीक है कौशल जी, ऐसा है क्या? क्योंकि बार बार मुजफ्फरनगर दंगों को याद किया जा रहा है, इसका जवाब मैं आपसे कौशल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी भुवन जी कर रहे थे, क्या वाकई पोलराइजेशन की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? यही वजह है कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था? मैं अभी सुन रहा था, चौधरी अजीत सिंह की बात की गई। चौधरी अजीत सिंह का ही एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है, जिस गाड़ी पे हो सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। ये मैंने नहीं कहा, ये वही चौधरी जी कह रहे थे जिनकी इन्होंने बात की। अब बात आती है कि आप ये देखिए, अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा है, वहां पे जब भी कानून व्यवस्था शुरू करने की बात आई, क्योंकि अभी तक मुस्लिम बेस या माइनॉरिटी बेस पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की जो चल रही थी उसी पे चल रही थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा था जब से आजाद हुआ है, हिंदुओं को तोड़ो और मुसलमानों को जोड़ो, इस पॉलिसी पे सारी राजनीतिक दल चल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो आस्था है वो हर भारतीय के साथ है, हिंदू मुसलमान के साथ नहीं है। जो भी ऑप्रेस्ड है, जो दबाया गया है, कुचला गया है, इसी वजह से धारा 370 खत्म की गई, इसी वजह से कश्मीर का विलय हुआ। इतना बड़ा काम हुआ, वो क्यों हुआ? उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था, उसमें देश की बात थी। वहां से जब माइग्रेशन चल रहा था, जब वहां से हिंदू भगाए जा रहे थे, तब कोई नेता नहीं बोल रहा था, केवल भारतीय जनता पार्टी बोले थी। कैराना में जिस तरह से पलायन हुआ, जब आजाद, आप फैक्ट पे जाइए नेहा जी, फैक्ट बता रहा हूँ, 57% हिंदू पॉपुलेशन थी कैराना की, आज वो पॉपुलेशन घट करके 10% से कम रह गई, ट्रूली स्पीकिंग 60% हो गई है। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? क्या ये बात करना, क्या जो पलायित हुए वो केवल हिंदू थे? नहीं, वो हिंदू नहीं थे, वो भारत का नागरिक था जिसको अपना घर छोड़ना पड़ा। आप सोच के देखिए, अगर आपको मजबूरी में, किसी भी मजबूरी से आपको घर छोड़ना पड़े और कोई ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन ये चुनावों से एन पहले क्यों जनता को याद दिलाया जाता है कि जी हमने तो धारा 370 को निष्क्रिय कर दिया, हमने तो कैराना में ये हालात थे, मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे तब ऐसे हालात थे, हमने उन हालातों को ऐसे किया, या फिर अब हालात ऐसे हो गए। अमित शाह जाते हैं तो वहां पर पीड़ित परिवार जो कि पलायन कर चुका था उनको वापस बसाया था, उनसे मुलाकात करते हैं। सर ये चुनावों से एन पहले क्यों याद आता है? इसका रीजन होता है, जब आपके भूत को, पास्ट को ला करके भविष्य में खड़ा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तरफ नहीं, वही आतंक, वही पलायन के जो लोग थे उनको नाहिद हुआ, असलम अंसारी हुआ, रफीक अहमद हुआ, पप्पू मोहम्मद हुआ, अतीक अहमद, ये सारे लोग यही रिस्पॉन्सिबल थे इन सारी चीजों के लिए। उनको अगर कोई पार्टी टिकट देगी, यानी भूत को लाके भविष्य के लिए खड़ा करेगी, तो हमारा काम है देश की जनता के लिए काम करना, और हम करते रहेंगे। ठीक है, आप इसको हिंदू मुसलमान कहते हैं, हम नहीं मानते, हम इसको कहते हैं। ठीक है भुवन जी, बीजेपी तो हिंदुत्व की फ्रंट पिच पर खेलती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने की अगर बात अखिलेश यादव करते हैं या जयंत चौधरी करते हैं, तो सर ये कैसे जनता विश्वास करे?
सवाल इस बात को लेकर है कि जब टिकट दिया जाता है सर, और ऐसे आरोपियों को टिकट दिया जाता है जिन पर बहुत संगीन मामले चल रहे हैं, तो कैसे जनता विश्वास करे कि कानून व्यवस्था आपकी सरकार में बेहतर होगी? भले ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे सर? देखिए, जनता ने अभी देखा है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। जनता, किसानों ने देखा है कि थार चढ़ाई गई है, उनका इस्तीफा लेने की हिम्मत उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। और ये लोग कितने संजीदा है किसानों के बारे में, आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मेरा भी 1 मिनट उसमें कंप्लीट, आप ये देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों को 1 करोड़ दूंगी। क्या वो मिलने गए? योगी जी गाजियाबाद आए, नोएडा आए, क्या वो किसानों को मिलने गए? उनकी जो किसानों ने उनकी जो अंदर की जो फीलिंग है उसको समझ लिया है और देख लिया है कि ये जुमलेबाजों वाले लोग हैं, और उनकी हकीकत, जमीनी हकीकत को जनता समझ चुकी है। कुछ भी कर दे, ये कितना ही कहराना चिल्ला ले, कितना ही भारत पाकिस्तान चिल्ला ले, कितना ये कह ले, जनता ने मन बना लिया है। कल तो मैंने देखा है उस शराब को, जब 12-1 बजे तक जयंत चौधरी अन्य अखिलेश यादव ने जनसैलाब सड़कों पर गया है। ये चुनाव नहीं, चुनाव रह गया। ठीक है अमन पांडे जी, चौधरी चरण सिंह ने अगर ये कहा था, जिसका जिक्र अभी कौशल मिश्रा जी ने किया, तो क्या उस विचारधारा के साथ अगर समझौता हुआ है? कोई समझौता नहीं हुआ है नेहा जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जिस पलायन की बात करते हैं ना, ये कैराना के पलायन की बात करते हैं। मैं उससे लार्जर पिक्चर की बात आपको बताता हूँ कि हमारा यूपी का युवा यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, बेंगलोर, गुड़गांव या अन्य देशों में, जहां पर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। उसकी क्यों नहीं बात करते? ये बार बार 2013 में क्यों जाते हैं? ये आगे भविष्य की बात क्यों नहीं करते? और जहां तक ये बात करते मुजफ्फरनगर राइट्स की, तो क्या इन्होंने अपने जो एमएलए उनके मुकदमे खत्म नहीं किए? संगीत सोम और सुरेश राणा के मुकदमे उन्होंने खुद अपने आप खत्म नहीं किए? बिल्कुल किए। उस चीज को ये नहीं बताते हैं, उस चीज को ये कभी नहीं बताते हैं। और इनको सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है, इनको कोई भी काम की बात नहीं करनी। और हम इन्हें बार बार इनको पिंच करते रहेंगे कि आप काम की बात करिए। आप कैराना पलायन की बात करते हैं, मैं युवाओं के पलायन की बात करता हूँ। क्यों हमारे युवाओं को बेंगलोर जाकर के नौकरी करनी पड़ती है? क्यों नहीं वो यहाँ पर शामली में, मेरठ में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, बनारस में? नहीं, पलायन की बात आप करते हैं, पलायन की बात वो करते हैं, लेकिन आप युवाओं के पलायन की बात करते हैं, वो मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं। कौशल मिश्रा जी, देखिए, इन्होंने बहुत ही सफाई से, बहुत ही मतलब चालाकी बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत समझदारी से अपनी बात रखी और एक पलायन को एक युवा के पलायन से जोड़ दिया। ये गलत है। आप देखिए परसेंटेज, आप कहाँ 57% से 7% की बात कर रहे हैं। अगर युवाओं का पलायन होता तो रोजगार की क्यों नहीं बात करना चाह रहे? यहाँ पर कौशल जी रोजगार की क्यों नहीं बात करना चाह रहे? क्यों भाग रहे हैं उससे? सबसे ज्यादा नौकरी, अगर हम पिछली सरकार है, चाहे बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार, कितनी एमएनसी लेके आए यहाँ पर? मैं खुद भी युवा हूँ। 4.5 लाख लोगों को कितनी एमएनसी लेकर के आए? सरकारी में नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी में जितने भी एमओयू साइन हुए हैं, कारखाने, फैक्ट्रियां कहाँ लगी है, रोजगार कहाँ मिला है? अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव के कहने से क्या होता है? दुनिया देख रही है, सब देख रहा है। आप कारखाने कहाँ लगे? कितना डेवलपमेंट हुआ ना? इनके समय में देश विदेश से लोग आए आपके, वो 600 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़ कहाँ गए? एयरपोर्ट से आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट बना पश्चिम के डेवलपमेंट के लिए। जिस तरीके से आप राजा महेंद्र बस्ती बनाई गई, क्यों लाठी चलाई आपने? उससे कोई जवाब आप नहीं दे सकते। नए राजकीय विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी खेली गई। सिद्धार्थनगर, कपिल वस्तु में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर खोले गए। सर, आपको जो लिखित में मिला हुआ है ना, वो कुछ भी जमीन पे है ही नहीं सर। 250 पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कौशल जी आपने, अब मानते हैं, आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, उससे लगातार बताए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर, लेकिन जनता आखिर किस ओर जाएगी? या फिर पश्चिम यूपी की जनता किसे और अपना वोट देगी, किसके दावों और वायदों पर विश्वास करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।